साथियों, नोटबुक आईएएस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। साथियों, एक आपके लिए खुशखबरी ये है कि नोटबुक लाया है आपके लिए आपकी परीक्षा जो कि यूके पीसीएस की है वो 14 जुलाई 2024 को है। इसी को ध्यान में रखते हुए, आपकी अपेक्षाओं को, आपकी उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए और आपकी इन्हीं अपेक्षा और उम्मीद पर खरा उतरने के लिए नोटबुक लाया है आपके लिए उत्तराखंड पीसीएस पेपर 2021 के साथ में और भी जो आपके प्रीवियस ईयर्स के पेपर हुए हैं उसका डिस्कशन करेंगे आप और हम मिलकर। तो इससे पहले सेशन में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपसे उम्मीद रखूंगा कि ये हमारा प्यारा नोटबुक आईएएस का चैनल आप YouTube पे जाइए। YouTube पर तो खैर है ही, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। इसके साथ में ये हमारा ऐप भी है, तो आप ऐप पर जाइए और ऐप को जो है अपने मोबाइल, अपने सेल फोन पर जगह दीजिए और साथ में इस नोटबुक आईएएस के माध्यम से जो भी हमारे यहाँ से टेस्ट सीरीज हो या और भी फंक्शन जो है आप उसका लाभ उठा सकते हैं। साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी यूपी पीसीएस को ध्यान में रखते हुए नोटबुक आईएएस ने आप सभी के हितों का ध्यान रखते हुए फ्री टेस्ट सीरीज जारी करी है। ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है साथियों, इसका लाभ भी आप उठा सकते हैं। और इसके साथ में फ्री के साथ में यदि इस टेस्ट सीरीज में फर्स्ट, सेकंड या थर्ड कोई विद्यार्थी आता है तो उसको बेहद आकर्षक इनाम भी दिया जाएगा। इसके साथ में केवल 1, 2, 3 ही नहीं, अपितु 15 पहले 15 विद्यार्थी जो है उनको भी बेहद आकर्षक इनाम आपको आपकी अपेक्षाओं से भी ऊपर मिलेगा। तो बगैर समय गंवाए साथियों बढ़ते हैं सेशन की ओर। और उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो है आपका उत्तराखंड पीसीएस का जो पेपर था वो 2021 को हुआ था और इसकी श्रृंखला ए जो है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आपसे भी उम्मीद रखूंगा कि अपने समक्ष या तो डाउनलोड कर लीजिए या फिर आप हार्ड कॉपी बाहर फोटोकॉपी की दुकान से जो है आप अपने समक्ष रखिए। तो आपकी पढ़ाई जो और साथ साथ जो भी मैं उसके बारे में टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, मैं केवल आपको जो मैं कोशिश करूंगा केवल उसी उत्तर से संबंधित जितने भी फैक्ट्स है मैं आपको मुहैया करवाऊंगा या अपन डिस्कस करेंगे। तो आप उसको जो है अपने पेन पेंसिल हाथ में ले लीजिए। साथ में जो भी आपको सही चीज लगे काम की चीज लगे तो आप उसको तुरंत मुझे पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। तो बढ़ते हैं सेशन की ओर साथियों और दीदार करते हैं प्रश्न संख्या 1 का। तो प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीकी महाद्वीप में अवस्थित नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है। और साथ में जो है मेरे बोलने से पूर्व फटाक से आप जो है कमेंट सेशन में ABC अपना जो है आंसर दे सकते हैं। केवल टुकुर टुकुर देखना ही नहीं है, बहुत अच्छा। यदि गलत भी हो जाए तो कोई वो इश्यू नहीं है कि भाई आपने गलत लिख दिया। साथियों, इंसान सीखता रहता है और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। बढ़ते हैं इसके ऑप्शन की ओर। तो पहला ऑप्शन है गेबन, दूसरा गुयाना, तीसरा गिनी और चौथा जो है गिनी बिसाऊ है। साथियों, जब बात करते हैं गेबन की, गेबन जो है की कैपिटल लिब्रेविले, आप देखेंगे कि ये जो है अफ्रीका का कंट्री है। गिनी पश्चिमी अफ्रीका की जो है कंट्री है, तो ये भी नहीं है। गिनी बिसाऊ, गिनी की कैपिटल आपकी कोनार्की और गिनी बिसाऊ की ऑलरेडी गिनी है। तो ये तीनों ही जो है ये आपके अफ्रीका महाद्वीप के देश है। लेकिन जो गुयाना है वो आपका दक्षिण अमेरिका का देश है। इसके साथ में आपने सुना होगा गुयाना के पास में सूरीनाम और सूरीनाम के पास में आपका फ्रेंच गुयाना है। तो जो है इसमें से आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि बी जो है आपका दक्षिण अमेरिका का देश है, न कि अफ्रीका का। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। वो क्या कहता है? और सबसे खास बात यह है कि इसकी स्टार्टिंग जो है मैपिंग से हुई है साथी, और मैपिंग जो है हर किसी एग्जाम में आने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, इसीलिए आप मेरे साथ बने रहिए। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। संसार में सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला, धरातलीय है ना, जो धरातल पर स्थित है वो कौन सी है? तो आल्प्स पर्वत के बारे में बात करते हैं साथियों। तो आल्प्स पर्वत जो है आपका स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया
और फ्रांस में अवस्थित एक पर्वत श्रृंखला है। तो इसका मतलब जो है ये लंबी नहीं है, सबसे लंबी बताना है। उसके बाद में रॉकीज है, तो रॉकीज की बात जब हम करते हैं साथियों, रॉकीज आपका जो है यूएसए और कनाडा में जो है इसकी लंबी श्रृंखला है, लेकिन विश्व की सबसे लंबी जो है ये पर्वत श्रृंखला नहीं है। यदि विश्व की सबसे ऊंची चोटी पूछी होती साथियों तो हमारा आंसर हो जाता हिमालय, क्योंकि माउंट एवरेस्ट जो है वो आपकी कहीं न कहीं विश्व की सबसे ऊंची पीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। बट ये आंसर नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो साथियों शेष कौन सा रहा? डी, और डी आपका है एंडीज माउंटेन। साथियों इसके साथ में मैं बताना चाहूंगा जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है वो आपकी दक्षिण अमेरिका में है, वेनेजुएला से होकर अपन चिली तक जो है इसका विस्तार है। तो वेनेजुएला के बाद में जो है आपका कोलंबिया के बाद में इक्वेटोर के बाद में पेरू के बाद में बोलिविया के बाद में जो है आपका चिली, तो और अर्जेंटीना, वहां तक जो है इस श्रृंखला का विस्तार है। आप मैप की ओर ध्यान दोगे तो कुछ कुल मिलाकर जो है ऐसे आपका दक्षिण अमेरिका है, तो यहां पर वेनेजुएला से लगाकर साथियों नीचे तक जो है इसकी लंबी पर्वत श्रृंखला जो है। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला आपकी कौन सी होगी? एंडीज पर्वत श्रृंखला होगी। आशा ही नहीं अभी तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर था बी, इसका डी। नेक्स्ट तीसरे प्रश्न की बात करते हैं साथियों कि जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां कौन सी पहाड़ियां है? जहां पर पूर्वी, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न है ना, जहां सबमर्ज होते हैं तो वहां पर कौन सी आपकी पहाड़ियां हैं? नीलगिरी की पहाड़ियां, कार्डमम की पहाड़ियां, अन्नामलाई या फिर सह्याद्री? बताओ कौन सा आंसर होगा? तो साथियों इसका आंसर होगा ए, नीलगिरी की पहाड़ियां। साथियों नीलगिरी की पहाड़ियां जो है वो आपकी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में स्थित है, अवस्थित है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जो कहीं न कहीं आपके दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। यह है या अनाई बुद्धि है? आप करेंगे कमेंट सेशन में कि डोडा बेटा है या अनाई बुद्धि है, कौन सी है? नेक्स्ट कार्डमम की पहाड़ियां साथियों यहां पर लिखा है कार्डामोम की पहाड़ियां, तो कहीं न कहीं इसे कार्डमम का मतलब होता है इलायची पहाड़ियां भी साथियों इनको कहते हैं। इलायची की पहाड़ियां जो है आपकी वो भी जो है, आप ऊपर से नीचे की ओर आएंगे साथियों तो सबसे पहले आपको उत्तर से दक्षिण की ओर कहीं न कहीं केरल और तमिलनाडु के साथ में सीमा साझा करती हुई पहाड़ियां मिलेगी। तो सबसे पहले नीलगिरी की पहाड़ियां, उसके बाद में आपको मिलेगी अन्नामलाई की पहाड़ियां जिसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो आपकी अनाईमुदी है। उसके बाद में आपकी कार्डमम या इलायची की पहाड़ियां भी कहते हैं साथियों इसको, इलायची की पहाड़ियां। तो ये तीनों सीक्वेंस में सबसे पहले आपकी नीलगिरी की, उसके बाद में आपकी जो है अन्नामलाई की, और उसके बाद में कार्डमम। तो सबसे पहले जो है ईस्टर्न और वेस्टर्न को अलग करने का काम करती है, ये इसका नंबर जो है कहीं न कहीं बाद में लगता है। और बात करते हैं सह्याद्री पहाड़ियां किसे कहेंगे साथियों किसे कहेंगे बताओ? जो पश्चिम घाट की पहाड़ियां हैं उनको सह्याद्री कहते हैं साथियों। तो इसके भी 3 भाग हैं, उत्तर, मध्य और दक्षिण। ठीक है, तो यहां पर जो है आप जो है ब्रह्मगिरी हो सकता है, आपका सतमाला हो सकता है, सालेर है, ठीक है, तो महाबलेश्वर है, तो ये जो है सह्याद्री में आएगा। ठीक है, तो कहीं न कहीं ये कहीं न कहीं जो पश्चिम घाट की पहाड़ियां हैं इसका जो है ये मध्य में नहीं है, पश्चिम घाट की पहाड़ियां हैं। जबकि प्रश्न में पूछा है कि मध्य में कौन सी है, तो मध्य में सबसे पहले आपका आंसर ये होगा। ये भी मध्य में है लेकिन ये लास्ट में है। ठीक है, नेक्स्ट अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं साथियों। वो प्रश्न संख्या है 4, निम्नांकित में से कौन सी
कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है? साथियों, आंख खोल के प्रश्न को अच्छे से देखना है, बाद में आंसर पे जाना है। कई बार ये नहीं जो है छूट जाता है, बस जल्दबाजी में जो है परीक्षा के जो बर्डन होता है, बोझ होता है, कहीं न कहीं जो है परीक्षा हॉल में जो है अपन इन चीजों को ध्यान में नहीं रह पाती और प्रश्न गलत हो जाता है, तो नहीं पूछा है। तो बात करते हैं ऑप्शन की। पहला है गल्फ स्ट्रीम बेंगुला, दूसरा और तीसरा आपका नॉर्वेजियन है और चौथा आपका फ्लोरिडा है। साथियों, बात करते हैं इसके आंसर की, तो इसका आंसर होगा बेंगुला। बेंगुला जो है साथियों एक अंगोला जो है, अंगोला कहां पर है? अंगोला आपका बोत्सवाना के जस्ट ऊपर अंगोला है, वो कहीं न कहीं आपकी अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है और उसी देश का जो एक शहर है बेंगुला, और बेंगुला के नाम पर ही इसकी जलधारा का नाम पड़ा बेंगुला। और साथियों ये जो है कहीं न कहीं जो है नीचे से यानी ध्रुवीय प्रदेश से आ रही है, कहीं न कहीं ये ठंडी जलधारा है, तो इसका आंसर होगा कि भाई ये अटलांटिक महासागर में नहीं है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में नहीं है, बल्कि ये दक्षिणी, कौन से महासागर में साथियों? दक्षिणी जो है अटलांटिक महासागर में है। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये कहीं न कहीं गल्फ स्ट्रीम, नॉर्वेजियन और फ्लोरिडा आपकी उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं हैं। ठीक है, तो फ्लोरिडा जो है आपको पता होगा अमेरिका का, मैंने अमेरिका का जो सेशन करवाया था मैपिंग का, उसमें फ्लोरिडा के बारे में अच्छे से बताया था। तो फ्लोरिडा प्रायद्वीप जो है आपका कहीं न कहीं यूएसए में स्थित है। ओके साथियों, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की ओर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बी। सॉरी, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 से रूबरू होते हैं साथियों। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो दूसरे द्वीप का पूछा है साथियों। जब मैंने आपको अमेरिका का सेशन करवाया था तो मैंने बताया था कि विश्व का सबसे बिग बड़ा जो है आइलैंड कौन सा था? वहां पर ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड भले जो है आपके अमेरिका कॉन्टिनेंट के आसपास है, लेकिन उस पर डेनमार्क का आधिपत्य है। तो पूछ ले परीक्षा के अंदर के सबसे बड़े आइसलैंड पर जो है किसका आधिपत्य है, तो हर कोई जो है यदि मैपिंग को देखा भी है तो वो अमेरिका लगा देगा, क्योंकि वो अमेरिका के पास में। लेकिन साथियों ध्यान रखना, उस पर जो है डेनमार्क का आधिपत्य है। लेकिन यहां पर प्रश्न में जो है दूसरे की बात पूछी है साथियों, दूसरा कौन सा होगा? तो सीधा उत्तर पे जाते हैं और दूसरा होगा सी, जिसका नाम है पापुआ न्यू गिनी। जो तो ये पापुआ न्यू गिनी जो है कहां पर है साथियों? कहीं न कहीं आप ऑस्ट्रेलिया के पास जाइए तो आपको ऑस्ट्रेलिया के जो है कहीं न कहीं उत्तर पूर्व की ओर जो है आपको ये दिख जाएगा। तो दूसरा सबसे बड़ा आपका ये हुआ। तो बाकी जो ये लिखे हुए ये क्या है? तो साथियों यदि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा पूछे तो आपका ये हो जाएगा बोर्नियो, और चौथा यदि पूछे आपका मेडागास्कर हो जाएगा, और यदि कहीं न कहीं अभी ये सुमात्रा जो है साथियों ये विश्व का छठा सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा है साथियों? छठा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन। तो इसका आंसर आपको पता चल गया होगा साथियों, सी है। छठा प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ध्यान रखना है ना साथियों। नेक्स्ट, तो भाई कौन सा सुमेलित नहीं है सही, बात करते हैं। पहली चीज तो अपने को ये ध्यान होना चाहिए कि प्रश्न में किसके बारे में पूछ रहा है। तो ये जो फोन है, मिस्ट्रल है, बोरा है, खमसीन है, ये क्या है साथियों? तो साथियों ये है लोकल विंड्स, यानी स्थानीय हवाएं। तो प्रश्न में स्थानीय हवाओं के बारे में और उनसे संबंधित क्षेत्र के बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जो है अपन देखते हैं ए ऑप्शन को, तो उसमें लिखा हुआ है फोन आल्पस पर्वत। साथियों मैंने आल्पस पर्वत के बारे में थोड़ी देर पहले ही रूबरू करवाया था कि ये आपका कहीं न कहीं स्विट्जरलैंड का पर्वत है, और इसमें लोकल विंड जो है पूछी है कि फोन है, बिल्कुल सही है साथियों। नेक्स्ट जो है मिस्ट्रल राइन घाटी, बिल्कुल साथियों ये भी सही है। राइन नदी जो है आपके, राइन में नदी जर्मनी में बहती है, आपने सुना होगा। तो कहीं न कहीं इसका संबंध भी सही लिखा है। खमसीन मिस्र में है साथियों, ये भी सही है, लेकिन हमें नहीं का पूछा है। तो साथियों हमारा ऑप्शन होगा बी इसीलिए होगा कहीं न कहीं यहां पर बिल्कुल माइनर जो है, यदि किसी को ध्यान है
तो ये वो लगा सकता है, बाकी तो या तो छोड़ के आएगा या गलत करके आएगा। तो माइनर क्या ध्यान रखना है साथियों कि जो बोरा है वो इटली में जो है ये हवाएं बहती है, लेकिन साइबेरिया में जो हवाएं बहती है फिर वो कौन सी है। यदि आपको आ रहा है तो कमेंट सेशन में जल्दी से लिख दीजिए, नहीं भी आ रहा है तो चिंता मत कीजिए क्योंकि नोटबुक आईएएस आपके साथ में सदैव है। ठीक है, तो साइबेरिया में साथियों जो हवाएं बहती है उसका नाम है बुरान। साथियों कितना माइनर डिफरेंट है बोरा और बुरान में, है ना, इतना माइनर यदि किसी को ध्यान है तो इसका सही क्लिक करके आएगा। तो साइबेरिया में बुरान, बुरान के साथ में हवाएं जो बहती है उनका नाम कारा बुरान भी है, कारा बुरान। तो कारा बुरान और बुरान लोकल विंड्स जो है उनका संबंध कौन से एरिया से है, साइबेरिया से। साथियों साइबेरिया कहां पे है, रसिया में है, रूस में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो आंसर इसका पता चल गया होगा साथियों, आपका बी है, बी 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 फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न में। प्रश्न संख्या 7 के बारे में पता करते हैं कि भाई ये क्या है, किसके बारे में पूछ रहा है। तो प्रश्न संख्या 7 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। भाई वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सेकंड रिवर है ना, सेकंड रिवर के बारे में पूछ रहे हैं कि दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है विश्व की, बताइए बताइए जल्दी बताइए। तो आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर होगा बी, अमेजन। तो बाकी नदियों ने क्या बिगाड़ा है साथियों, देखिए यही स्टडी होनी चाहिए हमेशा। जो प्रश्न पत्र में कोई भी प्रश्न हो, आगे का हो, पीछे का हो, आने वाला पेपर इस बार जो है आपका 14 तारीख को वो हो, कहीं न कहीं आप प्रीवियस इस प्रश्न पर जो है अच्छे से फोकस रखिए और देखिए। जैसे कि इसमें दूसरी कौन सी बड़ी है, तो हो सकता है अगले प्रश्न में जो है अगली बार जो भी प्रश्न पूछे इन्हीं के आसपास पूछे क्योंकि सबसे बेस्ट सिलेबस की बात करते हैं वो प्रीवियस ईयर से परे कुछ भी नहीं हो सकता है। यदि आप अमेजन की आप पढ़ भी रहे हैं कहीं प्रीवियस ईयर दूसरी जगह तीसरी जगह खुद से पढ़ रहे हैं, यदि अमेजन आपको पता है आंसर है, अगली बार अमेजन से संबंधित पूछेगा तो दूसरी बात पूछेगा, तो क्या पूछेगा, नया इनमें से पूछ सकता है। इसलिए इन नदियों के बारे में भी आपको ध्यान में होना चाहिए। हो सकता है साथियों वीडियो लंबा बने, लेकिन मैं कोशिश ये करूंगा इन चीजों को भी साथ में लेके चलूं ताकि नेक्स्ट एग्जाम में आपको अदर किसी प्लेटफॉर्म से इन चीजों के बारे में नहीं पढ़ना पड़े। तो बात करते हैं नील नदी की। तो साथियों आंसर पता चल गया होगा कि आपकी अमेजन नदी है, और अमेजन नदी जो है कहां बहती है साथियों, आपकी अमेजन नदी जो है वो दक्षिण अमेरिका में बहती है। ऑप्शन ए की बात करते हैं, नील नदी। नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदियों की बात करते हैं तो पहली हो जाएगी आपकी ये, दूसरी हो जाएगी अमेजन, और तीसरी हो जाएगी चाइना में बहने वाली साथियों यांगत्जी रिवर, और तीसरी और चौथी की बात करते हैं तो विश्व की चौथी सबसे लंबी नदी जो है मिसिसिपी और मिसूरी हो जाएगा। तो साथियों देखो कितना अच्छे से प्रश्न फ्रेम कराया है उसने, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा एक ही में दे दिया। तो बात करते हैं नील नदी के बारे में। नील नदी जो है साथियों आपकी विक्टोरिया झील से निकलने वाली, विक्टोरिया झील याद कीजिए मैंने सेशन में पढ़ाई थी, और नील नदी के बारे में अच्छे से यदि वो सेशन देखना चाहते हैं तो आप जो है कहीं न कहीं मैं उस सेशन को भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप उस मेरी क्लास, और उस क्लास से यूपीएससी ने जो है कहीं न कहीं एक प्रश्न पूछ लिया था। साथियों बात करते हैं नील नदी के बारे में, करूं या फिर आप वीडियो देख लेंगे, चलो थोड़ा सा बता ही देता हूं। नील नदी जो है विक्टोरिया झील से निकलती है। विक्टोरिया झील से आपकी श्वेत नाइल मतलब श्वेत नील निकलती है, और कहीं न कहीं इथोपिया की अतबारा झील से निकलने वाली ब्लू नील जो है कहीं न कहीं सूडान में खार्तूम के पास में सबमर्ज मिश्रित हो जाती है, और आगे जो है ये नील नदी कहलाती है। इसके बारे में बातचीत हो चुकी है साथियों। मिसिसिपी और मिसूरी नदी का बात करते हैं साथियों, तो ये कहीं न कहीं यूएसए की नदियां हैं, अमेरिका में नदियां हैं, और मिसिसिपी और मिसूरी कहीं न कहीं सेंट लुइस के पास में जो है जाकर सबमर्ज या मिल जाती है, और यहीं पर है सेंट लुइस। और सर सेंट लुइस जो है मांस प्रसंस्करण का सबसे बड़ा उद्योग है यूएसए में। और आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर जहां से कैरिबियन सागर में इसका जो है नदी का निकास होता है, वहां पर आपको एक बंदरगाह मिलेगा सेंट ओरियल्स, और ये जो है कहीं न कहीं आपका रिफाइनरी है, और यहां से आयात निर्यात होता है। तो
अगली नदी मैंने बताई दी थी आपको, ये चाइना की, जो चाइना में बहती है और ये विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। प्रश्न संख्या 8 के बारे में बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है ना? तो भाई कौन नहीं है बताओ? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों डोलोमाइट, क्योंकि डोलोमाइट जो है सेडिमेंट रॉक का एग्जाम्पल है। सेडिमेंट रॉक का मतलब होता है अवसादी चट्टान। तो कायांतरित चट्टान को जो है आपका रूपांतरित चट्टान भी कहता है, मतलब जिसने अपने रूप को अंतरित कर लिया, यानी बदल दिया है, अपने फॉर्म को चेंज कर लिया है। तो रूपांतरित चट्टान किसे कहेंगे? जब उच्च ताप और दाब के कारण अपनी अवस्था में परिवर्तन जिसका हो जाता है, उसको आपका क्या बोलेंगे? कायांतरित या रूपांतरित चट्टान बोलेंगे। तो इसके उदाहरण जो है क्वार्ट्ज है, मार्बल है और नीस या नाइस है, ठीक है। बट डोलोमाइट जो है आपकी अवसादी चट्टान का उदाहरण है। और साथियों ये जो कायांतरित चट्टान होती है ये जीवाश्म रहित होती है। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है, ऑप्शन दे दिया जाता है कि बताइए क्या ये जीवाश्म सहित है? नोट। तो इसका क्या आंसर होगा कि जीवाश्म रहित है, इसमें जीवाश्म अवशेष नहीं होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आंसर मिल गया होगा साथियों, इसका आंसर है डी। नेक्स्ट तो नेक्स्ट रूबरू होते हैं प्रश्न संख्या 9 से कि कौन सा पठार अरावली और विंध्यन श्रेणियों की मध्य स्थित है साथियों। तो कौन सा होगा बताइए? तो इस बार आंसर पर न जाके सीधे दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं कि छोटा नागपुर है वो आपका कहीं न कहीं झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और बिहार का ये जो है रीजन को लेते हुए छोटा नागपुर बनेगा। तो साथियों छोटा नागपुर में कभी सुना है आपने अरावली के बारे में या विंध्यन के बारे में? यदि साथियों आप वर्षण को अच्छे से पढ़ा है, अभी मानसून सेशन चल ही रहा है साथियों, तो मानसून जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून जो भारत में एंट्री करता है वो कहीं न कहीं उसकी एक शाखा अरावली के पैरेलल चली जाती है। फलस्वरूप राजस्थान में जो है बहुत ही कम वर्षा होती है और दिल्ली में भी जो है आते आते वो वर्षा की मात्रा जो है बिल्कुल न्यून हो जाती है। तो साथियों उसकी रेंज जो है कहीं न कहीं दिल्ली में आपने सुना होगा, दिल्ली तक जो है अरावली रेंज फैली हुई है। तो दिल्ली के आसपास की बात हो रही है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दक्कन के पठार की जब बात करते हैं या दक्कन के युद्ध या दक्कन विद्रोह की बात करते हैं तो दक्कन के दंगे जो हुए थे वो कहीं न कहीं महाराष्ट्र, कर्नाटक उस रीजन को लेकर ये आपका दक्कन का पठार है जहां पर काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी जो है साथियों कहीं काली कपासी मृदा जो है कहीं न कहीं कपास की खेती की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। बुंदेलखंड की बात करते हैं साथियों तो बुंदेलखंडी आपका कहीं न कहीं एमपी और यूपी का रीजन होता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा साथियों। तो पीछे बचा अपना मालवा। और कहीं न कहीं यूपीएससी ने एक प्रश्न पूछा था कि आपके नर्मदा नदी का जो धुआंधार जलप्रपात है उसका संबंध मालवा से है। बिल्कुल वो गलत है, वो सेशन आप जाके देखिए, उसका लिंक भी मैं डलवा दूंगा। वो यूपीएससी ने पूछा था साथियों। तो मालवा का पठार जो है आपका कहीं न कहीं इन दोनों के बीच में स्थित है और इसी क्षेत्र से आपकी कहीं न कहीं कैन और बेतवा नदियां जो है होकर गुजरती है। नर्मदा नदी का संबंध इससे नहीं था, तो यूपीएससी में ये ऑप्शन गलत हो गया था साथियों। लेकिन इस प्रश्न के उत्तर में जो है ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो मेवाड़ का पठार ऊपर की ओर, उसके बाद में आपका मालवा का पठार, ये दोनों श्रृंखलाएं जो अरावली और विंध्यन जो है इसके बीच में स्थित है यूपी और एमपी के बॉर्डर पर। नेक्स्ट बात करते हैं कि चीनी का कटोरा जो है किसको कहा जाता है, यानी 10वें प्रश्न से रूबरू करते हैं, भेंट करते हैं। तो 10वां प्रश्न अपने को यह कहता है कि भाइयों बहनों बताइए कि विश्व में किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? बताओ कटोरा किसको कहा जाता है साथियों? तो इसका आंसर हो जाएगा क्यूबा। हमारी नोटबुक आईएएस ने भी यूपीपीसीएस का एक प्रश्न पूछा था, उसमें भी यही प्रश्न आया था कि भाई चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने सही किया, तो उससे भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने गलत किया। लेकिन अब गलत करने का मौका नोटबुक आईएएस आपको बिल्कुल नहीं देगी, क्योंकि नोटबुक की टेस्ट सीरीज के मैं ऐसे प्रश्न जो है बेदी अच्छे तरीके से जो आयोग की डिमांड होती है उसके अनुसार जो है कहीं न कहीं मेहनत करके हमारे स्टाफ के द्वारा ऐसे प्रश्नों को आपकी टेस्ट सीरीज में दे दिया जाता है ताकि कभी गलत ना हो। तो प्रश्न संख्या 10 कहता है कि विश्व में ऐसा कौन सा देश है जिसको चीनी का कटोरा कहते हैं? तो आंसर है आपका क्यूबा। साथियों आप कमेंट सेशन में लिखेंगे कि भारत
भारत में जो है चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? अब चीनी का कटोरे का मैं लिंक बता देता हूं कि साथियों, चीनी का कटोरा उसी को कहेंगे जहां पर चीनी ज्यादा बनती है। और चीनी ज्यादा, अब चीनी बनती किससे? गन्ने से बनती है, शुगर कैन से बनती है। और शुगर कैन का प्रोड्यूसर जो है अपना यूपी। अरे यार बता दिया मैंने, तो यूपी है। अब आप फिर भी कमेंट सेशन में तो लिख ही दो, और क्या करें, ठीक है नहीं मैंने तो आंसर भी बता दिया। तो भारत में जो है, भारत का जो चीनी का कटोरा है वो कहीं न कहीं आपके किसको कहेंगे? यूपी को कहेंगे साथियों, ऊपी को कहेंगे। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, हाँ, प्रश्न संख्या 11 से भेंट करते हैं। तो 11वां प्रश्न अपने को ये कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी सतलुज नदी की सहायक नदी नहीं है ना? नहीं है, बहुत पूछे हैं, है ना? तो कई बार हैं, वहां कंफ्यूज तो नहीं हुए ना आप 2021 में? आगे नहीं होंगे बिल्कुल। तो बात करते हैं ऑप्शन की, बांसपा नदी, स्पीति नदी, रावी और ब्यास। कौन सा आंसर होगा साथियों? बिल्कुल सही पहचाना आपने, इसका आंसर होगा रावी। क्योंकि रावी जो है सतलज की सहायक यानी सहायक नदी नहीं है, बल्कि ये किसकी है साथियों? चेनाब की है। इसका संबंध किससे है? चेनाब से है। तो साथियों ये कहां से निकलती है? वृद्ध हिमालय की कुल्लू हिल से निकलती है और जाके चेनाब नदी के साथ में विलय हो जाती है, मिल जाती है, भेंट कर देती है उससे। बाकी तीनों की बात करते हैं साथियों, तो ये कहीं न कहीं सांगला घाटी या बांसपा घाटी में बहती है, इसलिए इसका संबंध जो है हिमाचल प्रदेश से है। क्योंकि बांसपा घाटी आपकी हिमाचल प्रदेश में है और ये कहीं न कहीं सतलज की सहायक है। बात करते हैं स्पीति की साथियों। स्पीति नदी के बारे में नहीं भी पता है आपको, तो अक्सर आपने सुना होगा कि हिमाचल प्रदेश के 2 जिले जिनका नाम है लाहौल और स्पीति, तो स्पीति के नाम से ही जो है स्पीति नदी पड़ा है। और आपको ये भी पता है कि सतलज नदी जो है कहीं न कहीं जो है कहां बहती है? आपकी हिमाचल प्रदेश में। तो इसका संबंध भी इससे होगा ही। नहीं भी आता है तो बिल्कुल आप जो है अपने माइंड को यूज करते हुए इसका आंसर जो है ये नहीं मान सकते थे, क्योंकि अपने को नहीं पूछा है। व्यास नदी की बात करते हैं साथियों, तो कहीं न कहीं व्यास नदी जो है आपकी व्यास कुंड से निकलती है और व्यास कुंड से निकलने के बाद ये सतलज के साथ में मिल जाती है। और जहां पर ये मिलती है पंजाब के अंदर, वहां पर हरिके बैराज है। और यहीं से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के सूखा को देखते हुए वहां पर इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया था। तो कहां से निकाला गया था साथियों? जहां पर व्यास नदी सतलज नदी के साथ में मिल जाती है, ठीक उसी पॉइंट पर जो है आपका हरिके बैराज बनाया गया। और इसी हरिके बैराज से जो है आपकी इंदिरा गांधी नहर निकाली गई। आशा ही नहीं, अभी तो उम्मीद है कि आपको ये बात भी मेरी समझ में आ गई होगी। तो इसका आंसर है सी। सी का संबंध जो है रावी से है, चेनाब से है। रावी से है, जो कि आपकी रावी चेनाब नदी के अंदर मिलती है, सहायक है उसकी। प्रश्न संख्या 12 की जब बात करेंगे तो निम्नांकित कथन किसने कहा था? भाई किसने कहा था बताओ कि वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है? किसने कहा था? तो सीधा सा ध्यान में जाना चाहिए, जिसने जलवायु का वर्गीकरण किया वो इससे संबंधित होगा। तो किसने किया था? शायद साथियों तो कोपेन ने किया था। तो आंसर इसका हो जाएगा कोपेन। तो इसमें ज्यादा कुछ ऐसी बताने वाली बात नहीं है। बढ़ते हैं आगे की प्रश्नों की ओर। तो प्रश्न संख्या 13 क्या कहता है कि निम्नांकित में से कौन सी परत सममंडल में सम्मिलित नहीं है? यहां पे भी नहीं है, ध्यान रखना। तो कौन सी नहीं है साथियों बताओ? तो उससे पहले हम बात करते हैं कि सममंडल होता क्या है। सममंडल बताओ साथियों। वायुमंडल को जो है वो रासायनिक संगठन के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया है। यानी 2 भाग बनाए गए हैं। किसके आधार पर? रासायनिक संगठन के आधार पर वायुमंडल को 2 भागों में टुकड़े किए गए हैं, विभाजित किया गया है। उन 2 टुकड़ों में एक है आपका सममंडल और दूसरा है विषममंडल। दूसरा कौन सा है साथियों? विषममंडल। तो इस सममंडल के अंतर्गत जो है आपका सौरमंडल, मध्य मंडल और समताप मंडल जो है स्थित है। और ये अपना जो सममंडल है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो आंसर मिल गया होगा। जब ये तीनों जो है इसके भाग है तो आयन मंडल जो है इसका भाग नहीं होगा। तो इसका मतलब इसका आंसर है ए। कौन सा आंसर है साथियों? ए।
तो 13 प्रश्न हो गया। आगे बढ़ते हैं 14 की ओर। 14 कहता है कि कोडरमा, सबसे पहले तो ये ध्यान होना चाहिए साथियों, कोडरमा जो है वो कहां पर स्थित है? बिल्कुल सर, कोडरमा माइंस जो है आपकी झारखंड में है। कहां पर है साथियों? झारखंड में, ओडिशा में, झारखंड में है। ठीक है, तो झारखंड किस खनिज, मतलब कोडरमा जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो बताइए किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सबसे पहले अपना आंसर की ओर चलते हैं। तो इनमें से तो कोई ये नहीं होगा, तो इसका मतलब ये क्या है? अब्रक होगा। अब्रक को क्या कहते हैं साथियों? माइका। तो माइका जो है कहीं न कहीं कोडरमा को अब्रक का या माइका का अजायब घर भी कहते हैं। ठीक है, इसके साथ में अपन बात करते हैं अब्रक की। तो अब्रक क्या काम आता है साथियों? ये इलेक्ट्रिक उपकरण बनाने में जो है इसका यूज होता है। साथ में अब्रक को अपन कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष, डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से खाते भी हैं। अजीब बात कर रहे हो सर, खाते हैं अब्रक को? ऐसे थोड़ी है। बिल्कुल साथियों, बता दूं कि जो मिठाई खाते हैं आप, मिठाई के ऊपर आपने सिल्वर लेयर देखी होगी, तो वो सिल्वर लेयर जो है किसकी बनी होती है साथियों? वो माइका की बनी होती है। इसके साथ में आपको बता दूं, ते खेलो लाल गुलाल होली नितावे, तो होली के रंगों का जो यूज करते हैं साथियों, उसमें आपने चमक देखी होगी, तो वो चमक भी जो है कहीं न कहीं अब्रक के कारण होती है। बात करते हैं बाकी वालों की भी। तो साथियों ये पहला तो आंसर तो आपका हो जाएगा बी। दूसरे ऑप्शन की बात करेंगे तो लो अयस्क साथियों, लो अयस्क जहां पर धारवाड़ संरचना का विकास हुआ है वहां लो अयस्क पाया गया। तो सबसे ज्यादा लो अयस्क जो है आपको कहीं न कहीं कहां मिल जाएंगे? छोटा नागपुर पठार, जहां पर झारखंड का सिंहभूम, और ओडिशा में भी जो है आपका लो अयस्क मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है जिप्सम की बात करते हैं साथियों। जिप्सम यानी खड्डी आजकल न्यूज में भी चल रही है और कहीं न कहीं यूपीएससी की विषय वस्तु भी रही है कि जिप्सम जो है कहीं न कहीं आज डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, मरुस्थलीकरण हो रहा है। इसी मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जा रहा है। साथियों आप सोच रहे होंगे मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए क्या जिप्सम की दीवार खड़ी कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहले बता दूं मैं आपको, जिप्सम का संबंध या जिप्सम जहां मिलेगी उसके लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध जो राज्य है वो अपने राजस्थान और कच्छ का रण यानी गुजरात है। कहीं न कहीं आपका तमिलनाडु में भी ये मिल जाएगी जिप्सम। तो मैं बता रहा था आपको जिप्सम के उपयोग के बारे में। तो जिप्सम का उपयोग जो है आपका कहीं न कहीं मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए किया जाता है। कैसे? तो उसका आंसर ये होगा साथियों कि मिट्टी की अवशोषण क्षमता या जलग्रहण क्षमता को बढ़ाने के लिए कहीं न कहीं मिट्टी में जिप्सम का उपयोग किया जा रहा है। तो ये कहीं न कहीं जो है पानी को स्टोरेज करने की क्षमता इसकी ज्यादा होती है, इसलिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है साथियों मरुस्थलीकरण रोकने। बड़ा ही चौंकने वाला सवाल है, बिल्कुल सही सवाल है। यदि उपयोग पूछ ले तो सर्वाधिक उपयोग जो है इसका मैंने बताया उर्वरा शक्ति, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में, कृषि के क्षेत्र में, और इसकी मरुस्थलीकरण रोकने से संबंधित जो है जिप्सम का उपयोग किया जाता है साथियों। और भवन निर्माण में भी इसका प्रयोग होता है। जिप्सम का अर्थ होता है देसी भाषा में खड्डी। नेक्स्ट बॉक्साइट साथियों, बॉक्साइट जो है कहीं न कहीं एल्यूमिनियम का एक अयस्क है। तो ये भी ज्यादा कहां पाया जाता है साथियों? ओडिशा में। ठीक है, तो ओडिशा में जो है बॉक्साइट क्या काम आता है? मैंने आपको बताया कि ये एल्यूमिनियम का एक कच्चा मटेरियल है ना। तो इससे क्या बनता है? एल्यूमिना बनता है, एल्यूमिना से एल्यूमिनियम बनता है, एल्यूमिनियम से आपकी एल्यूमिनियम की शीट तैयार की जाती है। ठीक है, तो बॉक्साइट के बारे में समझ गए साथियों। इसका ज्यादातर जो है ओडिशा में है, और बॉक्साइट आपका जो है एल्यूमिनियम अयस्क है, इससे एल्यूमिना बनता है, एल्यूमिना से एल्यूमिनियम बनता है, एल्यूमिनियम से आपका एल्यूमिनियम की शीट बनती है, और एल्यूमिनियम से तो समझते ही होंगे, है ना साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न संख्या 15 की कि भारत का पिट्सबर्ग है। अब बताओ भारत का पिट्सबर्ग, सबसे पहले जो है आप पिट्सबर्ग के बारे में बात करेंगे। भाई पिट्सबर्ग कौन सा है, पिट्सबर्ग क्या है? तो इसका आंसर था बी, पिट्सबर्ग। साथियों जब अमेरिका का सेशन करवाया था मैंने, तो मैंने आपको पिट्सबर्ग के बारे में बताया था। मैंने आपको यह बताया था कि पिट्सबर्ग जो है वो कहीं न कहीं विश्व की लो इस्पात राजधानी है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि भारत में पिट्सबर्ग कौन है, जहां पर टिस्को की स्थापना हुई, जहां पर
बताइए बताइए। जहां पर जमशेद जी ने जो है अपनी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना 1904 में की थी। अब जमशेद जी के नाम पे ही जो है उनका नाम पड़ा शहर का जमशेदपुर, तो ऑप्शन हो जाएगा अपना डी। भारत का जो है पिट्सबर्ग किसको कहेंगे साथियों? जमशेदपुर को कहेंगे। साथियों अधिक जानकारी के लिए आप खोलिए अपनी एनसीईआरटी क्लास 8, एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर 5 और उसके पेज संख्या चले जाइए 58 पर। कितना करूं साथियों, इससे ज्यादा तो क्या ही कर सकता हूं, है ना। आप एनसीईआरटी खोलिए क्लास 8 की और उसमें जो है आप जाइए चैप्टर 5। अब ये भी बताना पड़ेगा कौन से सब्जेक्ट में होगा ठीक है, इतनी तो शर्मिंदगी मत महसूस करवाइए मेरे से, ठीक है। तो एनसीईआरटी क्लास 8 की जो भूगोल, ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 8 की चैप्टर, क्योंकि भूगोल से संबंधित बात हो रही है, मैपिंग से संबंधित बात हो रही है, मैपिंग जो है आपका, ठीक है। नेक्स्ट जो है चैप्टर 5 का जो है पेज संख्या 58 पे जाइए, वहां पर पिट्सबर्ग के बारे में जानिए क्या लिखा है। और कुछ अच्छा मिल जाए तो मेरे लिए नहीं, नोटबुक के लिए मारिए थम्स अप ढंग से और शेयर कीजिए फटाक से। नेक्स्ट बात करते हैं आपके भाई, ये अंग्रेजी वालों के लिए लिखा हुआ है ना, तो साथ साथ इसे भी देखते रहना। अब हिंदी इंग्लिश में साथ में लूंगा तो सेशन बहुत बड़ा, वैसे भी बड़ा हो रहा है ना। लेकिन मैं ये चाहता हूं यार आपके लिए कुछ छूटे नहीं, भले इसके 3-4 टुकड़े करने पड़े मुझे, लेकिन मैं चाहता हूं कि इनसे संबंधित कहीं अलग नहीं पढ़ना पड़े। तो भाई बात हो रही है नर्मदा नदी के बारे में, तो प्रश्न पढ़ते रहे, पहले ऑप्शन पे चले गए। प्रश्न 16 ये कह रहा है कि माता टीला बांध जो है किस नदी पर स्थित है? भाई किस नदी पर स्थित है बताओ, जल्दी से बताओ। तो उससे पहले बात करते हैं नर्मदा नदी के बारे में साथियों। तो बताइए नर्मदा जो है नदी के बारे में कुछ बताना बाकी रह गया है? नहीं ना, क्योंकि नर्मदा और सोन नदी जो है अमरकंटक से निकलती है साथियों। नर्मदा आपकी अरब सागर में चली जाएगी और ये सोन जो है कहीं न कहीं आपकी गंगा के साथ में मिल जाएगी। गंगा की सहायक नदी है कैन और बेतवा। तो कहीं न कहीं माता टीला का, अब यहां पर जो है नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना की स्थापना की गई थी, और बेतवा और कैन के बारे में मैंने बताया था, कहीं न कहीं जो है ये एमपी से होते हुए और मालवा पठार से होते हुए गुजरती है। तो इसका आंसर क्या होगा साथियों, बताइए। इसके आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर जो है आपका कहीं न कहीं बेतवा होना चाहिए। वैसे चेक कर लेना एक बार, क्योंकि मेरे पास में भी ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है कि मैं उसमें देखूं। बेतवा ही होगा साथियों इसका आंसर, बिल्कुल बेतवा ही है, ठीक है। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर जो है अपन बढ़ते हैं। यहां पर HVJ तो पता चल गया ना, माता टीला डैम जो है आपका बेतवा नदी पर स्थित है, और सोन नदी आपके अमरकंटक से, और नर्मदा नदी के बारे में मैंने सेशन अच्छे से लिया था, वो आप जाके देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 17वें प्रश्न की बात करते हैं साथियों। तो 17वां प्रश्न कहता है HVJ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से कौन सा गैस पंपिंग स्टेशन नहीं रखती? बताइए कौन सा नहीं रखती। बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन ये वो ही पढ़ पाते हैं जो पढ़ाकू है। तो सबसे पहले ये प्रश्न पढ़ने से पहले पता चलना चाहिए भाई HVJ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है क्या। HVJ बताइए। हजीरा, बीजापुर, इसको विजयपुर भी कहते हैं, और जगदीशपुर। तो भाई जो ये जगदीशपुर है ये एमपी में है, और ये आपका हजीरा, हजीरा जो है गुजरात का सबसे गहरे पानी का जो है पोर्ट है, बंदरगाह है।
तो यहां पर जो ये प्राकृतिक गैस मिलती है वो कहां से आती है? वो आती है मुंबई हाई से। मुंबई हाई से जो है यहां पर पहुंचती है, तो यहां से होते हुए जो है आगे कहीं न कहीं दिल्ली तक ये पाइपलाइन पहुंच रही है। तो इसमें वो कह रहा है कि ये चीजें जो है कि नहीं है। तो आंवला, औरैया, बबराला, तो ये चीजें तो है भाई कहीं न कहीं, है ना। ये जो आपका ये आंवला है, ये एमपी में है ना। और ये गुना, ये नहीं है, ठीक है। ये तीनों चीजें तो है, आंवला है, औरैया है, बबराला है, लेकिन गुना जो है आपका इस पर अवस्थित नहीं है। तो आंसर अपना हो जाएगा डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं 18। तो 18 प्रश्न जो है हमें ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2011 में सबसे अधिक लिंगानुपात रखता है, सेक्स रेशियो, बताइए कौन सा सबसे अधिक। साथियों यदि यहां पर पूछ लिया होता, कहीं न कहीं यहां पे होता कि केरल, तो वो हमारा सही हो जाता, लेकिन साथियों केरल तो है नहीं। तो केरल के बाद में जो है क्या है, तमिलनाडु 996 इसका सेक्स रेशियो है। तो आंसर अपना हो जाएगा सी। आगे की बात करते हैं, कहीं न कहीं ये भी समाचार पत्रों की सुर्खियों में इस बार रहा कि किस प्रकार से जो है मालदीव में एक हमारे भारत के बारे में क्या बोला, प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या बोला वो छोड़ो, फिर प्रधानमंत्री जी को आया गुस्सा और उन्होंने कहीं न कहीं लक्षद्वीप जो है हमारा प्यारा, उसको पर्यटन की दृष्टि से आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे कार्य किए। और कहीं न कहीं लक्षद्वीप जो है कहीं न कहीं ज्वलंत विषय है, इसलिए इस बार भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप अच्छे से मैपिंग करेंगे इसकी। तो इसमें यह पूछा है कि भाई कौन सा अंग नहीं है, तो अगाथी तो है, कावरती भी है। लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है, कावरती है ना। और कलपेनी भी है, तो कौन नहीं रहा, तिलनचोंग। अच्छे से करके जाना साथियों ये, क्योंकि क्या पता ये प्रश्न मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्या प्रश्न है, वो कोपेन भाई साहब वापस आ गए, है ना। तो कोपेन ने भारत के विशाल मैदान में जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्दों का प्रयोग किया। निम्नलिखित में से भारत के लिए, है ना, कौन से शब्दों का प्रयोग किया, किसके लिए, विशाल मैदान की जलवायु के लिए। तो बताइए। हाँ, उससे पहले मैं बता दूं कि कोपेन ने जो है जलवायु संबंधित जो वर्गीकरण किया वो 5 प्रकार से किया। तो 5 में से उसके जलवायु का वर्गीकरण का आधार जो है 4 तापमान से संबंधित रहा। तापमान के आधार पर उन्होंने मतलब टोटल जो है कितने भागों में अपने जलवायु वर्गीकरण को डिवाइड किया, 5 पार्ट्स में, जिसमें 4 का आधार तापमान रहा और 1 का आधार जो है वर्षण रहा। वर्षण का मतलब क्या होता है पता है आपको, बारिश, वर्षा, है ना। तो उसको देखा जाए तो उसमें से जो है CWG जो है वो आपके भारत के विशाल मैदान की जलवायु से संबंधित था, है ना। मैदान की जलवायु से संबंधित कौन सा था, CWG। तो कहीं न कहीं अपना आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट बात करते हैं 21 की। तो क्या कह रहा है 21, उत्तराखंड के कितने जनपद अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हैं। कहने का मतलब यह है कि ऐसे कितने जनपद यानी जिले हैं जिनकी बाउंड्री दूसरे देशों से लगती है। तो कितने हैं भाई बताओ। तो चाइना से जो है 3 जिले लगते हैं और आपके पिथौरागढ़ चाइना से भी लगता है और पिथौरागढ़ नेपाल से भी लगता है। तो पिथौरागढ़ तो हो गया कॉमन, ठीक है। उसके बाद में जो है आपका एक हो गया उधम सिंह नगर और एक हो गया आपका चंपावत, ठीक है साथियों। तो कहीं न कहीं जो है हो जाएंगे 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 5, ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा भाई, उत्तराखंड के कितने जनपद अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट 22वां, भारत की 2011 की जनगणना अनुसार उत्तराखंड राज्य की किन जनपदों मतलब जिलों
में 2001 से 2011 के दौरान नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई, जनसंख्या वृद्धि हुई, नकारात्मक है ना। तो इसका सीधा सीधा फैक्ट है साथियों, तो इसका आंसर होगा पौड़ी, गढ़वाल और अल्मोड़ा में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 की बात करते हैं कि गोविंद राष्ट्रीय पार्क में सम्मिलित है, क्या क्या सम्मिलित है भाई, देखते हैं। भागीरथी नदी का उद्गम क्षेत्र, भागीरथी, गोविंद पहले ये चीज ध्यान होनी चाहिए भाई, ये है कहां, गोविंद सागर जो है ये राष्ट्रीय पार्क जो है कौन सी नदी के उद्गम क्षेत्र से, जहां से वो नदी निकलती है। तो भागीरथी नदी तो मतलब ही नहीं है ना, गंगा की सहायक है। और यमुना जो है वो कहीं न कहीं गोमुख से निकलती है, ये भी मतलब नहीं है। भीलन गंगा बिल्कुल नहीं है। हाँ, टॉन्स, डी, टॉन्स नदी। तो गोविंद राष्ट्रीय पार्क जो है ये जीव अभयारण्य भी है, ठीक है। तो यहां से जो है टॉन्स नदी का उद्गम होता है। साथियों एक चीज और बताऊं कि ये टॉन्स नदी जो है, अच्छे से ध्यान में रखना और सुनना, इसका आंसर तो आप ये कर लो, डी है, टॉन्स नदी। टॉन्स नदी जो आपकी कहीं न कहीं जो है यमुना की सहायक नदी है। किसकी सहायक है साथियों, यमुना की। तो टॉन्स नदी यमुना पर जहां पर मिलती है वहीं पर है कलसी, क्या है साथियों, कलसी। और कलसी के बारे में सुना होगा कि यहां पर अशोक ने जो है 250 ईसा पूर्व, 250 ईसा पूर्व जो है सम्राट अशोक ने यहां पर कि अपना शिलालेख स्थापित किया गया था। कलसी, जौगढ़ के बारे में सुना होगा आपने, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा टॉन्स नदी। ये एक अदर फैक्ट है, ध्यान में रखना। आपको ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि अशोक द्वारा स्थापित 250 बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व स्थापित कलसी शिलालेख कौन सी नदी के नदी पर है, या फिर जहां पर यमुना नदी पर स्थित है तो वहां पर कौन सी नदी जो है उसकी सहायक आके मिलती है, तो टॉन्स मिलती है। तो टॉन्स जो है जहां पर यमुना नदी से मिलती है वहीं पर जो है आपका कलसी स्थित है। तो कलसी है कहां वैसे, उत्तराखंड में। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो इसका तो आंसर बी था ही, इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, आ गया। हाँ, अगला क्या प्रश्न है भाई, 24 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिडकुल से संबंधित नहीं है। नहीं है बहुत सारे पूछ लिए ना, बताओ कौन सा नहीं है। अब सिडकुल है क्या, इसके बारे में बताओ। ये है स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, सिडकुल। तो सिडकुल से संबंधित साथियों सेलाकुई, सितारगंज, हरिद्वार। तो सेलाकुई तो है, सितारगंज भी है और हरिद्वार भी है, लेकिन रुड़की नहीं है। और यहीं पे जो है आईआईटी रुड़की, सुना होगा आपने ना। तो यहां से जो है इसका संबंध नहीं है सिडकुल का, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे रूबरू होते हैं प्रश्न संख्या 25 से। तो 25 कहता है कि खैर किस प्रकार के वनों में पाया जाता है या वन में पाया जाता है। खैर है ना, खैर है, अमलतास है, उसके बारे में सुना होगा आपने। तो सबसे पहले खैर की बात करते हैं तो ये लगभग भारत के सभी जगहों में पाया जाता है। और उपयोगिता की दृष्टि से बात करें कि खैर से जो है गोंद प्राप्त होता है। जिस प्रकार से हमारे भारत में बबूल से बहुतायत जो है गोंद मतलब गम है ना, गोंद प्राप्त होता है, वैसे ही खैर से जो है गोंद प्राप्त होता है। और ये कहीं न कहीं अल्पाइन मतलब ही नहीं है, शीतोष्ण नहीं, उपोष्ण। अब कहीं न कहीं बात कर रहे हैं बबूल के बारे में और लगभग जो है सब भारत में जो है ये मिलता है खैर। तो ये उपोष्ण कटिबंधीय। अब उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु किसे कहेंगे बताइए। उष्ण कटिबंधीय जलवायु जो है जहां पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, साथ ही रोडोडेंड्रॉन वगैरह वगैरह सारी चीजें, ठीक है। और वहां पर जो है आपको वो जो वनस्पति उष्ण कटिबंधीय पाई जाएगी कहीं न कहीं जो है
कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला क्षेत्र होगा। तो कर्क रेखा के उत्तर में और मकर रेखा के दक्षिण में जो वनस्पति पाई जाती है उसका नाम है उपोष्ण। ठीक है, ये भी बता दिए साथियों। नेक्स्ट 26 की बात करते हैं। यदि किसी पंचायत को भंग किया जाता है तो उसके चुनाव कितने माह के भीतर हो जाने चाहिए भाई? पंचायती राज व्यवस्था बताइए। जल्दी से साथियों, इसका आंसर होगा भारत के संविधान के आर्टिकल 243 शायद। तो आर्टिकल 243 सब क्लोज 3 क्या कहता है कि यदि पंचायत भंग हो गई है तो 6 माह के भीतर चुनाव हो जाने चाहिए। यदि टाइम पीरियड 6 माह से कम का है, इसको चेक कर लेना आप, सब क्लोज 3 है या और है। मेरे हिसाब से जो है 243 सब क्लोज 3 होना चाहिए डेफिनेटली। ओके, तो 6 माह के भीतर चुनाव हो जाने चाहिए। यदि टाइम पीरियड 6 माह से कम का है तो चुनाव नहीं होंगे। ठीक है, बाकी जो पंचायती चुनाव होते हैं वो कौन करवाता है भाई बताइए? राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, विशेष ध्यान रखना। ठीक है, ओह छूट गया क्या एक आधा? हाँ 27वां भाई, 27वां प्रश्न क्या कहता है कि भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम की प्रावधान मौजूद है? साथियों दल बदल, तो दल बदल के बारे में विशेष ध्यान होना चाहिए क्योंकि अभी जो है अपना लोकसभा जो है नई बनी है, 18वीं लोकसभा। 18वीं लोकसभा के अंदर जो है ओम बिरला जी को फिर से लोकसभा स्पीकर बनाया गया है। हमारी नोटबुक आईएएस में लोकसभा स्पीकर से संबंधित भी वीडियो डाला गया, आप उसे अच्छे से सुनना। और वो बिल्कुल जो है संविधान से लिए ओरिजिनल जो बेयर एक्ट है संविधान से लिए गए सारी शब्दावली है, तो विशेष तौर से आप जरूर देखना। ठीक है, तो मैं लोकसभा स्पीकर के बारे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कहीं न कहीं दल बदल के तहत किसी सदस्य को निर्हित या हटाने का काम या अयोग्य घोषित करने का काम जो है लोकसभा स्पीकर का होता है। तो दल बदल के लिए कौन सी अनुसूची है साथियों? वो 10वीं अनुसूची है। एक चीज यहां पर ऐड कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है साथियों, कि 10वीं अनुसूची के तहत यदि लोकसभा स्पीकर किसी सदस्य को अयोग्य घोषित कर देता है तो क्या इसका मामला जो है सुप्रीम कोर्ट ले जाया जा सकता है? तो इसका आंसर है जी हां साथियों। सिंस 1992 में एक केस आया था क्यूतो होलोहनवाद जिसको बोलते हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हो सकता है किसी प्रकार का, क्योंकि कहीं न कहीं लोकसभा स्पीकर जो है वो किसका सदस्य होता है? सत्ताधारी दल का सदस्य होता है। हालांकि लोकसभा स्पीकर बनने के बाद में वो निष्पक्ष हो जाता है, लेकिन कहीं न कहीं उसके अंदर सत्ता के भर्ती या जो भी उसके सदस्य बाकी जिससे बिलोंग करता है, बीजेपी हो या फिर कोई भी हो, है ना, उससे यदि थोड़ा बहुत भी उसके मन में कुछ है, ठीक है ना, तो हो सकता है वो पक्ष ले भी सकता है। तो इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहीं न कहीं इस वाद या इस केस के तहत कि भाई इसका जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है। तो कौन सा वाद था? क्यों, तो मैं लिख देता हूं यहां पर साथियों सुविधा के लिए, क्यों तो होलोहन केस यह है साथियों, है ना। नेक्स्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ये चौथी अनुसूची है ना साथियों। चौथी अनुसूची में जो है किसी राज्य के नाम को परिवर्तित करना है वगैरह वगैरह जो है वो इसके अंदर आता है। और छठी जो है कहीं न कहीं किससे संबंधित है? 5वीं छठी अनुसूची बताइए। 5वीं और छठी जो है अनुसूचित राज्यों से संबंधित बात करती है। और 8वीं अनुसूची में क्या है? ये तो आना ही चाहिए, भाषाएं हैं, है ना। और 7वीं में क्या है फिर? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत साथियों कहीं न कहीं अपने
विषय सूची है, संघ की सूची है, राज्य है ना। तो तीनों प्रकार की जो सूचियां हैं साथियों वो कहीं न कहीं अपनी 7वीं अनुसूची में। आगे आगे बात करते हैं साथियों 28वें प्रश्न की। लोक लेखा समिति की, बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा के कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? बिल्कुल 22 किए जाते हैं साथियों। लेकिन लोक लेखा समिति में 22 होते हैं, लेकिन इसने पूछा है कि लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं, बताइए। तो 22 को जो है 15 और 7 में कर लेते हैं विभाजित। 15 जो है वो आपके लोकसभा से होंगे और 7 जो है वो राज्यसभा से होंगे। लोकसभा का पूछा है, 7 तो होगा नहीं क्योंकि ये राज्यसभा का है, 10 का कोई मतलब नहीं, 22 टोटल होते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। अब लोकसभा समिति की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष को जो चुनने का काम करता है वो होता है लोकसभा स्पीकर, और इसमें कोई भी कैबिनेट मंत्री यानी कोई भी मंत्री जो है इसका सदस्य नहीं हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 29 की बात करते हैं। समझ में आ गया ना साथियों, इसका सी आंसर होगा। कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता, ओ बहुत अच्छा प्रश्न है। कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी? बताओ किस अधिवेशन में की थी साथियों? बताइए। ए, लाहौर अधिवेशन में। साथियों इसकी पृष्ठभूमि ये रही थी कि कहीं न कहीं 1928 के अंदर नेहरू की मांगे है ना, उसमें ये था, नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में, और नेहरू रिपोर्ट ने ये कहा था साथियों कि कहीं न कहीं उसमें पहली मांग थी वो कहीं न कहीं उत्तरदायी सरकार की थी, मतलब डोमिनियन स्टेट की थी। तो उससे क्या हो गया, नेहरू रिपोर्ट, ये जो नेहरू रिपोर्ट है ये मोतीलाल नेहरू जी ने दी थी, ये ध्यान में होना चाहिए। 1928 में मोतीलाल नेहरू जी जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी के पापा थे, पिताजी थे, पिताश्री थे, है ना। तो उन्होंने उत्तरदायी सरकार के बारे में बोला, तो कहीं न कहीं जवाहर भाई जो है अपने जवाहरलाल नेहरू जी है और सुभाष चंद्र बोस नेताजी है, वो दोनों खफा हो गए, रुष्ट हो गए। उन्होंने कहा भाई नहीं, आपने अपनी मांगों के अंदर ये डोमिनियन स्टेट के बारे में क्यों बात की, हमें तो पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, भारत बिल्कुल जो है स्वतंत्र हो जाए, पूर्ण की बात करी, पूर्णता की बात करी। खफा हो गए, तो खफा होने के बाद में उन्होंने जो है अपनी अलग से पार्टी बनाई और उन्हें लाहौर अधिवेशन हुआ 1929 में, और उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने करते हुए कहा कि 30 जनवरी, थोड़ा लिख देता हूं यहां पे अच्छे से, इसका आंसर होगा ये। तो यहां पर 30, इसमें क्या क्या हुआ साथियों लाहौर अधिवेशन में? एक तो पूर्ण स्वतंत्रता की बात हुई, ठीक है, और भी चीजें परीक्षा में पूछ सकते हैं बाद में, 1 नंबर। 2 नंबर, इसमें 30 जनवरी 26 जनवरी शायद नहीं, 26 जनवरी है, 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में आजादी का दिवस मनाने की घोषणा की गई। यही कारण है कि आज जो है अपन जो है 26 जनवरी को क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं इसी याद में, है ना, इसीलिए 26 जनवरी की डेट सूझ की। और इसके साथ ही तीसरा काम इन्होंने यह किया कि 31 दिसंबर 1931 को दिसंबर 1929 को ही, सॉरी 29 को जो है रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराकर आजादी का जश्न मनाया गया, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा कि पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा किस अधिवेशन में हुई थी, तो ए सही हो जाएगा। विस्तृत चर्चा कर ली इसमें साथियों। आगे बढ़ते हैं,
भारत का संविधान, तीसरा प्रश्न है, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जनगण मन किसने लिखा था? कमेंट बॉक्स में लिखिए, ये प्रश्न तो आना ही चाहिए साथियों। अब इसके बारे में क्या ही बताऊं आपको। का हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया था? तो इसका आंसर होगा साथियों 24 जनवरी 1950। तो भाई इस दिन क्या हुआ था? आंसर तो ये है, 9 दिसंबर 1946 को। कमेंट सेशन में लिखो जल्दी से, फटाक से। साथियों यहां पर जो है संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो ये भाई 26 जनवरी 1949 को क्या हुआ था बताइए? इस दिन जो है हमारे संविधान को कहीं न कहीं अपनाया गया था। तो भाई ये 17 नवंबर को क्या हुआ था 1947 को? बताओ, कमेंट सेशन में लिखो, कुछ तो आप भी बताओ यार, टुकुर टुकुर देखने से कुछ नहीं होगा, बताइए। मैं बता दूं साथियों, जीवी मावलंकर जो कहीं न कहीं अपने पहले लोकसभा स्पीकर थे, इनको जो है चुना गया लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में, संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में, क्योंकि संविधान सभा की मीटिंग हो रही थी, है ना। तो वहां पर जो है संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में जो है इनको चुना गया, और आगे जाकर यही हमारे जो है लोकसभा स्पीकर बने, जो कि प्रथम थे। तो प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर, याद रखना। जबकि इसका आंसर हो जाएगा साथियों बी, प्रश्न के अनुसार। मैंने सारी चीजें बता दी, ये लिख लीजिए, देखिए मत, टुकुर टुकुर देखिए मत। यहां पर कोई रामायण कथा नहीं चल रही है, महाभारत की, जो सुन रहे हो लिखो, काम आएगी ये चीजें। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो इसका आंसर था बी। नेक्स्ट 31 कहता है निम्नलिखित में से कौन भारत के मानवाधिकार के प्रथम अध्यक्ष थे? बिल्कुल सर, रंगा जी थे, है ना, रंगनाथ मिश्रा, ये हो जाएगा आंसर। तो अब बात करते हैं मानवाधिकार आयोग के बारे में। कब बना था साथियों? इसका गठन कब हुआ था? 1993 में हुआ था। सिंस 1990, वो क्या लिख दिया, सिंस 1993 में। इसका जो अध्यक्ष होता है वो कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश होने की मतलब योग्यता वाला जो है वो बन सकता है इसका अध्यक्ष, ठीक है। और इसमें कितने सदस्य होते हैं? हाँ, सबसे बड़ी चीज है, क्या ये संवैधानिक है? बिल्कुल नहीं साथियों, ठीक है। नेक्स्ट, नवसृजित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का प्रथम उप राज्यपाल कौन था? मुर्मू जी थे। कहां गए? ये रहे। तो इसका आंसर हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू। आगे बढ़ते हैं। सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेनाओं की सेवाओं के विषय में किसके सैन्य सलाहकार हैं? भाई सीडीएस किसके सलाहकार हैं बताइए? डिफेंस मिनिस्टर के। कहां गए? है यहां पे, ये रहे। सी इसका आंसर हो जाएगा। सीडीएस कब बना था साथियों? 2019 को बना था, सही से लिख दूं, 2019 को बने थे। कौन थे पहले? बिपिन रावत जी बने थे, है ना। कब सृजित किया था साथियों? 2019 को, बिपिन रावत जी, ठीक है। अब आपको कमेंट सेशन में यह लिखना है कि वर्तमान में सीडीएस कौन है, प्लीज करिएगा। ये नहीं भी पता है तो चेक करके खुद से जितना करोगे ना उतना काम आएगा, कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की ओर। 34वां प्रश्न क्या कह रहा है कि आईएलओ अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? बिल्कुल जब पहला विश्व युद्ध हुआ था। पहला विश्व युद्ध जब खत्म हुआ तब जो है कहीं न कहीं हताहत थे मजदूर, जो है उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए आपके लेबर यूनियन का जो है इंटरनेशनल लेबर यूनियन की स्थापना एस्टैब्लिश हुआ। कब हुआ? 1919 में। इसका हेडक्वार्टर कहां है साथियों?
स्विट्जरलैंड के जेनेवा में, जेनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, उद्देश्य क्या है मैंने अभी बताया, श्रमिक हितों की रक्षा करना। नेक्स्ट प्रश्न 35, संपत्ति का अधिकार बताइए। राइट टू प्रॉपर्टी कौन सी श्रेणी से संबंधित है? भाई प्राकृतिक अधिकार तो मतलब ही नहीं है, मानव अधिकार मतलब ही नहीं है। इन दोनों में से कौन सा होगा बताओ? बी मौलिक अधिकार। गलत, वो था लेकिन अब जो है ये कानूनी अधिकार। सर क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल सही साथियों। क्या हुआ था संविधान में? 44वां 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था सिंस 1978 में। 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसको संपत्ति के अधिकार को, जो कि पहले था फंडामेंटल राइट 31 का विषय, 31 से हटाकर इसको जो है कानूनी अधिकार बनाते हुए 300 क में स्थापित कर दिया गया। तो अब जो है ये कहीं न कहीं कानूनी अधिकार है जो आपको मिल जाएगा 300 क में। ओके साथियों, नेक्स्ट 36वां प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है? होम मिनिस्टर। कहां है लिखा है? ये रहा, बी सही हो जाएगा। साथियों जो प्रधानमंत्री होता है ना, ये राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। यानी जो योजना आयोग यहाँ वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष होता है वही राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। तो यहाँ पर तो क्षेत्रीय परिषद के बारे में पूछा। साथियों क्षेत्रीय परिषद कितनी हुए पता है आपको? वर्तमान 5 है। कैसे याद करेंगे? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य, 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। ठीक है, तो इसका जो है कि अध्यक्षता जो है होम मिनिस्टर करता है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ये क्या कह रहा है? लंबा चौड़ा प्रश्न। ये कह रहा है कि भाई सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कर लीजिए। करेंगे भाई, क्या करें, पास होना है। और नीचे दिए गए कूट में से सही का चयन कीजिए। करते हैं भाई। क्या पूछ रहा है कि राज्यों के नाम लिखे हैं? बिल्कुल लिखे हैं। राज्यसभा में सीटें, राज्यसभा में, लोकसभा में नहीं, राज्यसभा की बात हो रही है यहां पे। बताओ झारखंड में कितनी है? झारखंड में है 6 और उत्तराखंड में है 3, छत्तीसगढ़ में है 5, पंजाब में है 7। ठीक है, तो झारखंड में 6 है 4 में। तो साथियों परीक्षा में क्या करेंगे? ऐसे नहीं करेंगे यूं काट गए। मैं एक बार कर लेता हूं, है ना, इधर का यूं, फिर यूं, फिर यूं, ऐसे नहीं करना है। ऐसे करने से गलत हो जाता है कई बार। तो फिर कैसे करेंगे सर? बता देता हूं। झारखंड का कितना है? 6 है, तो ऑप्शन कौन सा है? 4, इसके सामने लिख दो 4। उत्तराखंड का कौन सा है? 3 है, 3 लिख दो। छत्तीसगढ़ का 5 है तो 5 लिख, ओ सॉरी, इसका ऑप्शन 4 लिख दो। उसके बाद में 3 लिख दो। छत्तीसगढ़ का 5 है तो ऑप्शन 2 लिख दो। पंजाब का 7 है तो ऑप्शन 1 लिख दो। तो 4 3 2 1 कहां लिखा है? 4, तो 4 3 2 1, 4 नहीं है, 4 यहीं पे है, 4 3 2 1, डी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आंसर करना है। ऐसे क्रॉस पता नहीं माया जाल बनाने से कोई मतलब नहीं है, गलत हो जाएगा। ठीक है, मानो तो आपकी मर्जी, नहीं तो आपके ही कुलाड़ी और आपके ही पांव। नेक्स्ट दक्षिण की बात कर रहे हैं साथियों, सार्क की बात कर रहा है। सार्क क्या कहता है कि भारत में सार्क शिखर सम्मेलन सर्वप्रथम भारत में, ठीक है, बाकी पहले तो हुआ था, कहां हुआ था? 1985 में इसकी स्थापना हुई थी, हाँ, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में, है ना। तो इसकी स्थापना की बात करते हैं तो बिल्कुल निकल गई मुंह से, तो सुन ही लीजिए, है ना। 1985 में कहां हुई थी? ढाका में हुई थी, है ना। ढाका कहां है? बांग्लादेश में, बांग्लादेश की कैपिटल है। ठीक है, लेकिन भारत में कहां हुआ था भाई? भारत में हुआ था बेंगलुरु, कर्नाटक में हुआ था। और कब हुआ था? 1986 में, 1 साल बाद में हुआ था। तो ए सही है। ठीक है, तो भाई इस दक्षिण जो सार्क है इसका हेडक्वार्टर कहां है?
काठमांडू नेपाल में है। कितने सदस्य हैं तो बताओ। तो चलते हैं सबसे पहले अफगानिस्तान, है ना। अफगानिस्तान से होते हुए आते हैं पाकिस्तान, पाकिस्तान से आते हैं इंडिया में, इंडिया से चले जाते हैं नेपाल, नेपाल से आप चले जाओ प्यारे संगी साथी और छोटकू से भूटान में, भूटान के बाद में आप चले जाओ सीधे बांग्लादेश में, बांग्लादेश के बाद में श्रीलंका, श्रीलंका के बाद में चले जाओ आप मालदीव में। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका मतलब जो है सार्क के कितने सदस्य देश है? 8 है। ऐसे सीक्वेंस में याद करो। दोबारा बता दो, मेरे मैपिंग करने का यही रहता है, मैं ऐसे उल्टा पुल्टा याद नहीं करता हूं, सीधा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ताकि याद रहे। वापस बताता हूं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, आपका बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। ओके, नेक्स्ट। और कुछ लिखा है इसमें? हाँ, और प्रश्न है, क्या है भाई? बात करते हैं। 39 क्या कह रहा है? 39 ओ भाई चल जा। हाँ 39, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों ओबीसी की बात कर रहा है के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है? भाई 102वां कब हुआ था? 2018 में हुआ था। कहां पर ऑप्शन है? कहीं है? बिल्कुल है, सी ये रहा। कब हुआ था साथियों? 2018 में हुआ था, इसका गठन किया था। संविधान संशोधन करने के बाद में कौन से आर्टिकल लाए गए? बताओ बताओ साथियों, बताओ जल्दी से। 332 बी और 342 बी है वो भी, शायद देख लेना साथियों, है ना। बी ये आर्टिकल लाए गए। तो 332 जो है इनके हितों की बात करता है ओबीसी की, और 342 कहता है कि राष्ट्रपति जो है किसी राज्य या किसी यूटी यानी यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश में उनको यदि लगे कि भाई इनको ओबीसी बनाया जा सकता है तो उनको वो बना सकते हैं। तो 102वां संविधान संशोधन किया गया, इसको राष्ट्रीय आयोग का दर्जा दिया गया या गठन किया गया, और इन आर्टिकलों की स्थापना की गई। यानी 332 सब क्लोज बी और 242 सब क्लोज बी। ठीक है, एक बार देख लेना इसके बारे में। ठीक है, ये जो है मेरे हिसाब से आर्टिकल 332 बी सही है, यहां पर 342 ए कर लीजिए, एक ही होगा। अब सही है शायद, 100% सही है, कहीं देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके अनुसार राष्ट्रपति को यह हक है कि वो किसी स्टेट या यूटी से जो है ओबीसी बना सकता है ना, और उनके हितों की रक्षा के बारे में है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हो गया ना। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 40 क्या कह रहा है भाई? राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? राज्य विधान परिषद हो या राज्यसभा हो, कार्यकाल जो है 6 वर्ष होता है साथियों, 6 इयर्स। हर 2 साल में उसके 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त हो जाएंगे, छुट्टी दे दी जाएगी, और उसी दौरान जो है उतने ही वापस इलेक्टेड होके जो है आ जाएंगे, है ना, उनका निर्वाचन हो जाएगा। जितने जाएंगे उतनों का निर्वाचन हो जाएगा। कितने? 6 वर्ष, 20 सही हो जाएगा। आगे क्या है? भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं, नो फर्स्ट यूज, ओके, की प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाते हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? सरकारें आती रहेगी जाती रहेगी, अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो थोड़ी चर्चा करते हैं भाई इसके बारे में, न्यूक्लियर के बारे में। आंसर तो आपको पता चल ही गया है, इसका बी होगा, इसका भी बी होगा साथियों। पहला परमाणु परीक्षण जो हुआ था वो हुआ था मई 1974 में, इंदिरा गांधी जी के दौरान। तो जिस दिन ये परमाणु परीक्षण किया गया था साथियों, शायद उस दिन बुद्ध पूर्णिमा थी, भगवान बुद्ध जी का दिन था, इसीलिए उस दौरान उस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा।
ओके, तो आपको प्रश्न में परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा किससे संबंधित है? किससे संबंधित है साथियों? परमाणु विस्फोट जो इंदिरा जी के द्वारा किया गया था मई 1974 में, उससे संबंधित है। तो भी बात करते हैं इसकी कि जब दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ वो भी कब हुआ साथियों? मई 1998 में। मंथ सेम था दोनों में, ध्यान रखना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 1998 में हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी ने करवाया। कहां करवाया? दोनों ही जो है जैसलमेर, राजस्थान का एक जिला है जैसलमेर, मरु प्रदेश है, बिल्कुल जो है डेजर्ट, रेगिस्तान, ठीक है। तो वहां पर जो है ये परमाणु परीक्षण किया गया। वहां पर स्थान है जैसलमेर में पोखरण, और पोखरण में ये जो है परमाणु विस्फोट करवाए गए। एक करवाया गया था, बता दिया है, दूसरा जो है मई 1908। और इसका जो है, इसका ऑपरेशन का क्या नाम था साथियों? इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति, ध्यान रखना, उसका स्माइलिंग बुद्धा और इसका ऑपरेशन शक्ति। तो ऑपरेशन शक्ति किससे संबंधित है? अधिकांश बार न कि पीसीएस, यूपीएससी भी इन प्रश्नों में इंटरेस्ट लेती है कि फलाना ऑपरेशन किससे संबंधित है। नेक्स्ट, ठीक है साथियों, तो इसका अटल बिहारी वाजपेयी जी, सदैव अटल, है ना, इनकी समाधि जो है सदैव अटल। हाँ, 42वां प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित तिथियों में से किस दिन भारत में नागरिक सेवाएं दिवस? यार ये प्रश्न नहीं आ रहा है ना किसी को, तो मैं यार श्राप भी तो नहीं दे सकता ना, क्योंकि विश्व के अंदर जो है या संसार में जो है माता पिता और गुरु दोनों ऐसे लोग हैं जो अपने से छोटे के उत्थान को देखना चाहेंगे। इसके अलावा धरती का ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है जो अपने से छोटे को बढ़ता हुआ देखना चाहे, ठीक है। तो भाई हमेशा प्रगति करते रहो, लेकिन इसका आंसर मेरे कहने का मतलब है आना चाहिए आपको। तो कब मनाया जाता है भाई? जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में भी यदि ध्यान नहीं है साथियों, तो अब मैं निःशब्द हूं। तो इसका आंसर है डी। चलते हैं पास्ट में। तो भाई 21, अच्छा, लेटेस्ट 2024 में जो 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे मनाया गया वो कौन सा था साथियों? 17वां था, ठीक है। तो 17वां ही क्यों, कब से मनाया जा रहा है ये? 2006 से। 2006 से जो है ये कहा गया कि भाई 21 अप्रैल के दिन को जो है कहीं न कहीं सिविल सर्विस डे के रूप में मनाएंगे। तो भाई 21 अप्रैल को क्यों चुना गया? इसके पीछे ये कहानी रही कि 21 अप्रैल 1947 को हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिल्ली स्थित मेटकॉफ हाउस के अंतर्गत सिविल सर्वेंट जो थे उनको संबोधित करते हुए उनको स्टील फ्रेम ऑफ द इंडिया कहा, ठीक है। तो उसी की याद में कहीं न कहीं जो है सिविल सर्विस डे जो है 21 अप्रैल को मनाया जाता है, और ये जो है 17वां सिविल सर्विस डे था। इतनी जानकारी आपके पास में होनी चाहिए। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी जी? 2005 में हुई थी। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत 2005 में जो है इसकी स्थापना हुई थी साथियों। ये जो है गैर संवैधानिक है, ये जरूर ध्यान रखना आप, ठीक है। 2005 में हुई थी, राइट टू इंफॉर्मेशन, है ना। नेक्स्ट 22वां क्या कहता है भाई? वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष? 1981 में। 1986 में क्या है साथियों? पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम एक्ट बना था 1986 में। 74 में बस इसकी जगह जल लगा दो, जल संरक्षण एवं प्रदूषण निवारण या नियंत्रण आपका 1974 में। अब 80 में क्या हुआ था ये आप लिखेंगे कमेंट सेशन में। नेक्स्ट 45, किस वर्ष लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम थी? भाई इतना तो डीप में, और वो भी बहुत पहले का, बताइए। फैक्चुअल है, प्योर फैक्ट है। 1977 में, ठीक है। 1952 की यदि पहले की बात करें तो शायद यहां पर जो है 21 थी या 31 थी। उसके बाद में 77 में 19 के आसपास थी। चेक कर लीजिएगा आप,
सी आंसर इसका है। नेक्स्ट 46 क्या कह रहा है, निम्न में से किसे संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। इस बार नहीं आया है ठीक है, इस बार है। ठीक है भाई, किसको है बताओ, देखा था कभी इनको? नहीं, इनको भी नहीं देखा होगा। ए सही है। भारत का महान्यायवादी संविधान के अनुच्छेद 76 क्या कहता है साथियों? 76 में जो है महान्यायवादी के बारे में प्रावधान है। इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। ठीक है, अब आप ये बताएंगे इसकी पुनर्नियुक्ति हो सकती है या नहीं हो सकती है, कमेंट सेशन में जरूर लिखेंगे साथियों। ठीक है, ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है। और इनको जो है कार्रवाइयों में भाग लेने का तो अधिकार है, लेकिन मत डालने का अधिकार नहीं है। यह विशेष तौर से ध्यान रखना, क्या पता इस बार पूछ दे कि किनको जो है मत डालने का अधिकार नहीं है ना। नेक्स्ट, उत्तरांचल नाम परिवर्तन। साथियों मैंने बताया था नाम परिवर्तन के लिए कौन सी अनुसूची है, मैंने बताया था पहले, तो आप लिखेंगे, बताओ कमेंट सेशन में कौन सी अनुसूची से संबंधित है। लेकिन इसमें यह पूछा है कि नाम परिवर्तन अधिनियम निम्नांकित में किस वर्ष में हुआ था। किस वर्ष में हुआ था साथियों? 2006 में हुआ था। स्थापना की बात आएगी तो 2000 की बात करेंगे, है ना। स्थापना कब हुई थी भाई उत्तराखंड की? हाँ 2000 में ना, नाम परिवर्तन हुआ 2006 में। आगे ओह, अगला प्रश्न पूछ ही लिया, किस तिथि को अस्तित्व में आया था भाई उत्तराखंड? 2000 और तो कहीं नहीं लिखा है 2000, नहीं गलत, एक लिखा है इसमें भी एक, तो इसका मतलब कुछ भी नहीं पता है, डेट नहीं भी पता है, तो 2001 में ही लिखा है ना। हाँ 1 में ही लिखा है, तो 9/11/2000, क्योंकि अगस्त 2000 में जो है राज्य को जो है इसमें हरी झंडी मिली थी और कहीं न कहीं अस्तित्व में आया 9/11/2000। ओके, अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से उत्तराखंड का वह कौन सा मुख्यमंत्री था जिन्होंने विधानसभा में गैरसैंण को अंग्रेजों का प्रिय स्थान था। जब भी अंग्रेजों को गर्मी लगती थी ये यहां भाग जाते थे, है ना, इतिहास में पढ़ा होगा आपने। गैरसैंण को जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की। कहीं देखने की भी जरूरत नहीं है। जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे, ये मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जो है बजट सेशन के दौरान जो है गैरसैंण को अपनी ग्रीष्म राजधानी घोषित की थी। और ये बात है 2020 की, है ना। 2020 में जो है गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बजट सेशन के दौरान जो है घोषित किया गया था। और इस समय जो है राज्यपाल की यदि बात पूछे तो उस समय जो राज्यपाल उत्तराखंड का था नहीं थी, बेबी रानी मौर्य। कौन थी जी? बेबी रानी मौर्य। यदि अगले कभी जो है पूछ ले उत्तराखंड से संबंधित प्रश्न और उसमें पूछ ले भाई मुख्यमंत्री की जगह राज्यपाल, पूछ सकते हैं ना कि राज्यपाल कौन थी, तो राज्यपाल थी बेबी रानी मौर्य। आदरणीय या रेस्पेक्टेड बेबी रानी मौर्य जी। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 50 औपनिवेशिक कुमायूं और गढ़वाल के निम्नलिखित में से किस कमिश्नर ने राजस्व पुलिस प्रणाली का आरंभ किया? बात करते हैं आयोग की आंसर की तो आंसर है सी, सर हेनरी रैमजे। तो अपन भी उनके बारे में ही बात करेंगे। हेनरी रैमजे जो थे वो 1856 के आसपास जो है यहाँ के कमिश्नर बने थे। और इनको जो है ये ऐसे अंग्रेज थे और इन्होंने शायद जो है 16, 17, 18 साल जो है यहां पर बिताए। और इनको पहाड़ी बोलने वाला अंग्रेज भी कहा जाता था। प्रश्न आ सकता है कि भाई पहाड़ी बोलने वाला अंग्रेज निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? तो सर हेनरी रैमजे को कहा जाता है। और इनको सॉरी कुमायूं का बेताज बादशाह भी कहते हैं इसको। तो इसका आंसर हो जाएगा सर हेनरी
रैमजे। तो साथियों आज इतना ही करते हैं, क्योंकि आप भी बोर हो रहे होंगे, आप भी अच्छे से जो है अपना लंच कीजिए, वीडियो भी बहुत बड़ा हो जाएगा। और बड़ा है साथियों, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा है उस टॉपिक से संबंधित कहीं अदर प्लेटफॉर्म पर जाकर या आपको उस चीज के बारे में पढ़ना पड़े। मेरा मर्म है, अब मैं क्या करूं, मैं विवश था, अब कुछ चीजें छोड़ भी देता, उससे संबंधित नहीं भी बताता तो भी लॉस ही था एक तरह का। इसलिए एक आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप नोटबुक के इस अटूट बंधन में बंधे रहेंगे और आपका विश्वास ही हमारी ऊर्जा, हमारे में जो है ऊर्जा का संचार कर रहा है या करता रहेगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।